चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। तो अपने आगामी समय में इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वधावन पोर्ट विल बी अ मेजर मल्टीप्लायर इंपैक्ट रहेगा। इसका बहुत बड़ा माइलस्टोन है इस प्रोजेक्ट को आज अप्रूव करना। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करीब 60 साल पहले हुई थी। इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया था 60 साल पहले, लेकिन ये मोदी जी का फोकस है कि वो दूर की सोच के बहुत ही एक विजन के साथ, बहुत क्लैरिटी के साथ आगे का भविष्य की क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, उन रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए फैसला करते हैं। इसमें 9 कंटेनर टर्मिनल्स रहेंगे, जिसमें मेगा वेसल्स आएंगे, मेगा कंटेनर वेसल्स आएंगे। वेसल यानी शिप, मेगा कंटेनर शिप्स इसमें आएंगी। 4 मल्टीपर्पज बर्थ रहेंगी, 4 लिक्विड कार्गो बर्थ रहेगी, यानी पेट्रोलियम इंपोर्ट हो गए, ऑयल इंपोर्ट हो गया, इन सब के लिए। एक रोरो बर्थ रहेगी, रोरो बर्थ यानी जिसपे गाड़ी आए और शिप के अंदर सीधी बैठ जाए, यानी ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स के लिए काम आएगी ये। और एक कोस्ट गार्ड की बर्थ रहेगी। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग पोर्ट। इट विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय द जॉइंट वेंचर ऑफ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी एंड महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड। इसका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन 2 फेजेस में होगा। फेज 1 जो 2029 तक कंप्लीट होने का प्लान है, उसमें 15 मिलियन टीयू कैपेसिटी क्रिएट की जाएगी, और उसके बाद में फेज 2 में अनदर 8 मिलियन टन्स करके टोटल 23 मिलियन टन्स की 23 मिलियन टीयू की कैपेसिटी इसमें क्रिएट की जाएगी। ये पोर्ट कंप्लीट होने के बाद में वर्ल्ड के टॉप 10 पोर्ट्स में से एक होगा। दिस पोर्ट हैज द पोटेंशियल टू बी अमंग द टॉप 10 पोर्ट्स इन द एंटायर वर्ल्ड। दैट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पोर्ट। मुंबई से केवल 150 किलोमीटर दूर है, तो दिस विल हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन, सिग्निफिकेंट पॉजिटिव बेनिफिट्स फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज विच आर क्लोज टू मुंबई, जैसे ठाणे का एरिया हो गया, कल्याण एरिया हो गया, वापी एरिया हो गया। इस तरह से एक पूरा सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एरिया को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चूंकि वहां तक पहुंच चुका है ऑलरेडी दहानू तक, तो इसलिए कंप्लीट नॉर्दर्न इंडिया के इंडस्ट्री को भी, वेस्टर्न इंडिया के इंडस्ट्री को भी, और ईस्टर्न और नॉर्दर्न सेक्टर्स को भी कंप्लीट इस पोर्ट की फैसिलिटी मिल जाएगी। सो दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट मूव. This will reduce the cost of logistics and become a major part of our economy. Friends, I'll come to the third briefing point. आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा रोल दिया है रिन्यूएबल एनर्जी को। रिन्यूएबल एनर्जी के जो भी गोल्स भारत ने सेट किए थे, उन सब गोल्स को समय से पहले पूरा किया। और आज दुनिया में बड़ा आश्चर्य करते हैं, कभी भी डावोस में या जब भी जाते हैं, मैं एक छोटा सा प्रश्न जब लोगों को पूछता हूं कि भारत की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी कितनी है, तो लोग आश्चर्य करते हैं जब उनको 42% या अभी 43% हो गई है। इतनी हाई कॉम्पोजिशन रिन्यूएबल एनर्जी का है पावर जनरेशन कैपेसिटी में, ये लोग सुन के बहुत आश्चर्य होते हैं, क्योंकि कई देशों में, अच्छे हमसे समृद्ध देशों में भी आज भी इससे सिग्निफिकेंटली लेस नंबर है। उसी कड़ी में आज एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, और मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक लैंडमार्क डिसीजन है। ये एक लैंडमार्क डिसीजन है। भारत में पहली ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट का आज अप्रूवल हुआ है। 1 गीगावाट यानी 1000 मेगावाट का
दो प्रोजेक्ट, एक 500 मेगावाट का और दूसरा अनदर 500 मेगावाट का। ऑफशोर विंड का मतलब ये हुआ, आपने सबने देखी है विंड एनर्जी की टर्बाइंस जो लगती है, अभी पूरे देश भर में काफी लगी हुई है। ऑफशोर विंड एनर्जी टर्मिनल फ्लोटिंग टर्मिनल्स होते हैं जो कि समुद्र में कोस्ट से डिस्टेंस पे, जब कोस्ट से थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस पे ऑफशोर विंड टर्मिनल लगता है, उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि विंड लगातार पूरे साल चलती है, यानी आपको एक स्टेबल पावर उस विंड टर्बाइन से मिलता है। तो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और दुनिया में आज करीब करीब हर देश जिसकी कोस्ट लाइन है, चाहे यूएस हो, यूके हो, फ्रांस हो, सभी के सभी इस टेक्नोलॉजी पे आगे तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत के लिए भी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बोथ ऑन द वेस्ट कोस्ट एज वेल ऑन द ईस्ट कोस्ट विंड स्पीड्स और विंड की जो इंटेंसिटी है और विंड की जो कंटिन्यूटी है, वो दोनों ही कोस्ट पे अच्छी है। पूरे के पूरे कोस्ट लाइन जो कि करीब करीब 7,000 से ज्यादा की कोस्ट लाइन है, 7,000 किलोमीटर से ज्यादा की कोस्ट लाइन है, उन दोनों में जो विंड की प्रोपेंसिटी है उसको साइंटिफिक वे में मेजर करके 2 पॉइंट्स पहले 2 प्रोजेक्ट के लिए आइडेंटिफाई किए। इसके बाद में तो और कई नए प्रोजेक्ट्स आएंगे इसमें। पहले 2 प्रोजेक्ट से टेक्नोलॉजी सीखना, उसका इकोसिस्टम बनना, वो सब बनता है। पहले दोनों प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट लगेगा गुजरात में 500 मेगावाट का और सेकंड प्रोजेक्ट लगेगा तमिलनाडु में 500 मेगावाट का। टोटल भारत के ऑफशोर विंड की अभी जो पोटेंशियल मेजर किया गया है, अनुमान लगाया गया, जो एस्टिमेट किया गया है, वो करीब 70,000 मेगावाट का है। इट्स ह्यूमंगस। 70,000 मेगावाट का टोटल विंड पोटेंशियल, ऑफशोर विंड पोटेंशियल अभी मेजर किया गया है। और इस दिशा में आज पहला अप्रूवल, पहला कदम 7,453 करोड़ 7,453 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से ये 2 प्रोजेक्ट्स लगेंगे, जहां पर बहुत अच्छा विंड पोटेंशियल है। इससे गुजरात को 4.5 रुपीस पर यूनिट कॉस्ट में बिजली मिलेगी और तमिलनाडु को 4 रुपीस पर यूनिट कॉस्ट में इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। जो ऑफशोर विंड टर्मिनल होता है, ऑफशोर टर्मिनल, मान लो ये टावर है, ये टावर समुद्र के अंदर लगा हुआ है, राइट? तो समुद्र के अंदर से इस इलेक्ट्रिसिटी को लाने के लिए अंडर सी पावर केबल बनाने पड़ते हैं। अंडर सी इलेक्ट्रिसिटी के केबल्स लगाने पड़ते हैं। तो वो केबल्स लगेंगे और उन केबल्स को लैंड करना पड़ता है पोर्ट में। पोर्ट के अंदर पूरा उसका लैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है। तो ये दोनों प्रोजेक्ट की लैंडिंग होगी। पहला दीनदयाल पोर्ट, जिसका पुराना नाम कांडला पोर्ट होता था, और दूसरा वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। इन दोनों पोर्ट्स में लैंडिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, जिसमें कंप्लीट सबस्टेशन बनेगा पावर को रिसीव करने के लिए, और वहां से आगे ग्रिड के अंदर उसको ऐड करने के लिए उसका टर्मिनल, उसका कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। ये सारा काम करेंगे पावर ग्रिड की तरफ से। और दोनों पोर्ट की जो अथॉरिटीज है, उन दोनों पोर्ट अथॉरिटीज को भी इसकी फंडिंग इसी प्रोजेक्ट के तहत की जा रही है। इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेगा सेकी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एंड न्यू एनर्जी के अंदर MNRE में ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने बहुत अच्छा काम किया है। सोलर में, विंड में, हाइब्रिड में बहुत अच्छा काम किया है 10 साल में। वो इसका प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने की अथॉरिटी रहेगी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में वधावन पोर्ट और ऑफशोर विंड एनर्जी दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है और फर्स्ट 100 डेज के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैसलों में है। चौथा ब्रीफिंग का पॉइंट है आज का, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का है और बहुत ही सिग्निफिकेंट है। हम सब जानते हैं काशी एक ऐसा शहर है
जो कि आज दुनिया भर का एक अट्रैक्शन का पॉइंट बना हुआ है। और वाराणसी का जो एयरपोर्ट है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक मॉडर्न एयरपोर्ट है। और जितना आज टूरिज्म, भक्तों का, पिलग्रिमेज का, इकोनॉमिक एक्टिविटी का आज ट्रैवल पोटेंशियल है, तो वाराणसी एयरपोर्ट की जो कैपेसिटी थी 39 लाख पैसेंजर्स पर एनम की कैपेसिटी है, वो करीब करीब कंप्लीट हो गई है। करीब करीब अब वो फुल कैपेसिटी पे चल रहा है। टाइम हैज कम टू एक्सपैंड इट। तो आज के इस डिसीजन में, कैबिनेट में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में फैसला लिया गया कि वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्सपैंड किया जाएगा। एक नया टर्मिनल बिल्डिंग बनेगा, इसमें रनवे का एक्सपेंशन होगा और जो हाईवे है उसको अंडर सरफेस अंडरपास की तरह डेवलप किया जाएगा, जिससे कि रनवे को फुल लेंथ मिल सके। प्लस ILS जो इंस्ट्रूमेंटेशन बेस्ड लैंडिंग सिस्टम होता है उसका इसमें किया जाएगा। ये कंप्लीटली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इंटरनल रिसोर्सेज से इसका डेवलपमेंट होगा। 2870 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है। 2870 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। इस टर्मिनल को कंप्लीटली भारत की संस्कृति को दर्शाने वाला प्रोजेक्ट की तरह डेवलप किया जाएगा। आपने देखा, चाहे रेलवे टर्मिनल्स हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, सब में हमारी संस्कृति को, भारत की संस्कृति को दिखाने का एक माध्यम वो बने और हेरिटेज को प्रिजर्व करने का एक माध्यम बने, उसी भावना के साथ इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। इस एयरपोर्ट को ग्रीन एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा, जिससे कि एनर्जी कंजम्पशन मिनिमम हो और एनर्जी कंजम्पशन जितना भी है वो सोलर द्वारा खुद का जनरेटेड हो। ये चौथा ब्रीफिंग का पॉइंट था साथियों। लास्ट एंड फाइनल ब्रीफिंग पॉइंट, जो कि हम सब के जीवन में, समाज के जीवन में, हमारे इकोनॉमिक लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, वो फैक्टर पे 5th डिसीजन है, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो डिसीजन है, इस डिसीजन के रिजल्ट अगले 20-30 वर्षों तक मिलता रहेगा, 40-50 वर्षों तक मिलता रहेगा, वैसा ये बड़ा फैसला है। ये फैसला है फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करने का। आज एक नई स्कीम बनाई गई। आप सब जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता, जो कि क्रिमिनल ज्यूरिस्डिक्शन, क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस को कंप्लीट ओवरहॉल किया गया और आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा रिफॉर्म अगर कहें तो वो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का रिफॉर्म है। उस रिफॉर्म में साइंटिफिक एविडेंस को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है और लॉ के अंदर ही रखा गया है कि कई ऐसे केसेस, कई ऐसी कैटेगरीज ऑफ केसेस, उसमें साइंटिफिक एविडेंस के द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा। यानी साइंटिफिक एविडेंस यानी फॉरेंसिक एविडेंस को कंपलसरी किया गया है। तो जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते देश की सेवा करते थे, तब उन्होंने दूरगामी सोच के साथ नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी बनाई गांधीनगर में। और NFSU, नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, ये अपने आप में दुनिया की एक अलौकिक, एक अकेली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि फॉरेंसिक साइंसेस को डेडिकेटेड है। आप सोचिए कितना दूर का विजन है। इस विजन के तहत उन्होंने NFSU, नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी बनाई और आज फैसला ये लिया गया कि 28 राज्यों में और सभी यूनियन टेरिटरीज में इस तरह की व्यवस्था हो कि हर राज्य में, हर यूटी में इस यूनिवर्सिटी का, नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी का एक ऑफ कैंपस, एक अच्छी वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेन्ड, एक अच्छी लेबोरेटरी बने जहां पर ट्रेनिंग दी जा सके और टोटल देश भर में 9,000 स्टूडेंट्स को हर साल फॉरेंसिक साइंसेज में ट्रेनिंग दी जा सके, उतनी कैपेसिटी
डेवलप करना है, वो आज इस कैबिनेट में फैसला लिया गया। ये करीब 2254 करोड़ रुपीस का टोटल स्कीम है। 40 देशों के, भारत के अलावा 40 देशों के स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में आके ट्रेनिंग लेंगे और पूरे दुनिया में ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है और पूरी दुनिया में ये फर्स्ट एंड यूनिक यूनिवर्सिटी है जो कि डेडिकेटेड टू फॉरेंसिक साइंसेज को है। इसी में जब ये साइंटिफिक एविडेंस आने लगेगी तो जो कन्विक्शन रेट होता है, यानी जस्टिस मिलने का, सही व्यक्ति को न्याय मिले, जो क्राइम करता है उसको पनिशमेंट मिले, उसमें कन्विक्शन रेट में सिग्निफिकेंट इंक्रीज आएगी और उसका नेचुरल बेनिफिट पूरी सोसाइटी को मिलेगा कि कन्विक्शन रेट में बढ़त होती है तो लोगों की क्राइम करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो सोसाइटी में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आए, उस भावना के साथ इस कैबिनेट का आज ये बड़ा महत्वपूर्ण फैसला था। जैसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि पहले ही 100 दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट फैसले किए जाएंगे, बड़े फैसले किए जाएंगे, तो आज की इस कैबिनेट में 5 बहुत इंपॉर्टेंट फैसले आपके सामने रखे गए। आई टेक द क्वेश्चंस नाउ। हम कैबिनेट डिसीजन संबंधित प्रश्न अब लेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप पूछने के पहले अपना नाम और ऑर्गेनाइजेशन जरूर बताएं। सर, पहला क्वेश्चन नंबर 256 आपके राइट पर। सर, मैं लक्ष्मण CNBC आवाज से। ये MSP में बढ़ोतरी से किसानों के पास 2 लाख करोड़ रुपए जाएंगे, इसका आकलन किस आधार पर किया गया है? और जिन 14 फसलों की MSP बढ़ाई गई है उनमें से कितने फसल ऐसे हैं जिनकी MSP से कम कीमत बाजार की हो जाती है तो सरकार उन्हें खरीदने की गारंटी लेगी? देखिए, खरीफ की ये जो फसलें हैं, इन फसलों की टोटल प्रोडक्शन और खरीद राज्यों के साथ मिलके CACP जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एस्टिमेट करता है कि कितना खरीद होगी, कितना प्रोडक्शन होने की एस्टिमेट है और उसका क्या प्रोसेस है पूरा का पूरा, वो CACP इसका एस्टिमेशन करती है राज्यों के साथ मिलके। उसके आधार पे अभी जो MSP का प्राइस अनाउंस हुआ है, डिक्लेयर हुआ है, अप्रूव हुआ है, उसके आधार पे एस्टिमेट किया गया है कि 2 लाख करोड़ का ये अमाउंट पिछले साल के MSP के कंपैरिजन में 35,000 करोड़ रुपीस ज्यादा है। जो एस्टिमेट किया गया है इसमें, वो एस्टिमेट राज्यों के साथ मिलके किया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें पास्ट रिकॉर्ड, मोदी जी की सरकार का पास्ट रिकॉर्ड में प्रोक्योरमेंट अगर हम देखें तो हम किसी भी पैरामीटर पे कंपेयर करें, जैसे मैं आपको 2004, 2005 से 2013, 2014 यानी 4 से 14 वाला जो UPA सरकार का कार्यकाल था, उस कार्यकाल से अगर कंपेयर करूं 14 to 24, तो पैडी है 4,590 लाख मेट्रिक टन खरीदी गई थी 4 से 14 में, और मोदी जी के दोनों कार्यकाल में 6,914 लाख मेट्रिक टन खरीदी गई, यानी सिग्निफिकेंटली ज्यादा। अगर मैं टोटल करूं तो हर एक, चाहे ज्वार हो, बाजरा हो, रागी हो, मेज हो, चाहे तूर, मूंग, उड़द, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, हर एक पैरामीटर पे 10 साल UPA के वर्सेस 10 साल NDA के, इसमें सभी पैरामीटर्स पे हर फसल पे ज्यादा खरीद की गई है। उसी आधार पे ये एस्टिमेट बना है। बढ़ाई गई थी पिछली बार धान की MSP 143 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई थी, इस बार सिर्फ 170 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। क्या सरकार धान की खेती को हतोत्साहित करना चाहती है? बिल्कुल नहीं। वो 100 पिछली बार वाली जो बढ़त है वो ऑलरेडी इसमें प्राइस में इंक्लूडेड है। प्राइस स्टेप बाय स्टेप हर साल बढ़ रहा है, करेक्ट? प्राइस हर साल स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। जितनी कॉस्ट बढ़ रही है उससे ज्यादा प्राइस बढ़ना है। ऐसा फॉर्मूला 2018 की
बजट के द्वारा अनाउंस किया हुआ है, राइट? तो अभी जितनी कॉस्ट बढ़ी है उस कॉस्ट के अनुपात में प्राइस बढ़ा है। तो पिछला प्राइस जो इंक्रीज हुआ था वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। अगला क्वेश्चन आप 212। Hi, sir. I'm Dvesh Mishra from Economic Times. Sir, for the wind energy project, is there a viability gap fund also which has been approved? हाँ, बिल्कुल है। और जब पहला प्रोजेक्ट लगता है तो पहले प्रोजेक्ट में सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट गोज इन क्रिएटिंग अ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, विंड टरबाइन जहां पे लगेगी सी के अंदर, उसमें अंडर सी पावर केबल्स लेके आना पड़ेगा पहले पोर्ट तक। पोर्ट पे वो लैंड करेगा, लैंडिंग स्टेशन जो बनेगा वो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इसीलिए पहला जो प्रोजेक्ट होता है उसमें वायबिलिटी के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग करनी पड़ती है। उसके बाद में वो प्रोजेक्ट नेचुरल इकोनॉमिक लेवल पे आ जाता है, और जो आगे वाले प्रोजेक्ट होते हैं उसमें कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं रहता है। इसीलिए इसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग का एलिमेंट है। वो एस्टिमेट आपके पास डिटेल्स आ जाएंगे, जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा उस तरह से आ जाएगा। सवाल 280 आप ले लें। सर, प्रशांत हूँ एनडीटीवी से। वधावन पोर्ट ट्रस्ट पर आपने कहा कि स्टेक होल्डर से बात की गई है, लेकिन मैं देख रहा था कि शिवसेना उद्धव ठाकरे इसको अपोज कर रहे हैं और भी पॉलिटिकल अपोजिशन है इसको लेकर। क्या उनसे कोई बात हुई है और स्मूथ क्रियान्वयन हो इसका? आपको इसका भरोसा है? क्योंकि उन्होंने कहा था अभी लोकसभा चुनाव में कि वो इसको अपोज करेंगे टूथ एंड नेल। जितने भी स्टेक होल्डर्स है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, फिशरमैन हो, वहां पे रहने वाले गांव में रहने वाले व्यक्ति हो, एनवायरमेंटल कंसर्न्स रखने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हो, उन सब को एक्सटेंसिव कंसल्टेशन किया गया है। और जो देश का कानून है उस कानून के अनुसार कंप्लीट सारे के सारे अप्रूवल्स दिए गए हैं। और ये महाराष्ट्र के लिए इतनी बड़ी इकोनॉमिक हब बनने वाला है कि मुझे भरोसा है डेफिनेटली सभी इसका सहयोग करेंगे। नंबर 126। हाय सर, तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस। सर, जो एमएसपी बढ़ाया गया है, क्या इसमें फूड इन्फ्लेशन एक बड़ा कंसर्न है? उसको कंसीडर क्या एमएसपी के तो में किया गया है या नहीं? एमएसपी का जो कंप्लीट फॉर्मूला होता है, कंप्लीट इसका कैलकुलेशन होता है, वो कैलकुलेशन बहुत ही साइंटिफिक वे में होता है। उसमें डिमांड एंड सप्लाई, इंटरनेशनल प्राइसेस, कॉस्ट ऑफ ऑल द इनपुट्स, फूड इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट, कंज्यूमर्स पे इम्पैक्ट, इन सब को ध्यान में रखते हुए एक कंप्लीट एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है। उस साइंटिफिक तरीके से इसका कैलकुलेशन किया जाता है। नंबर 25। Hello, sir. Yaruk here from Money Control. Sir, railway safety has come up again recently, and you've come back from West Bengal just a couple of days ago. Is the cabinet looking to approve any scheme for enhancing railway safety in the near future? क्वेश्चन दोबारा बोले, और मैं रिक्वेस्ट कर रही थी कि आज के कैबिनेट डिसीजन पर हम ज्यादा क्वेश्चन फेस करें। ये 1 2 3 4 5 में से कौन से रिलेटेड है? नहीं सर, इट्स ऑन रेलवे सेफ्टी। अभी दूर जाते ना उससे। हम कैबिनेट डिसीजंस की पहले बात कर लें। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक वी हैव हैड अ डिटेल्ड थैंक यू।